वो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं कहते, ऐसा दावा करते बीजेपी के नेता। देखिए शिवम जी, अगर वो ये दावा करते हैं कि चिंतामणि महाराज, जिनको अंबिकापुर लोकसभा के अंतर्गत हम लोगों ने विधानसभा का टिकट नहीं दिया, उनको इनकी कैडर बेस्ड पार्टी अपने यहां ले जाती है और लोकसभा का टिकट देती है, तो अगर ये कैडर का सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। दूसरे दलों से लोगों को प्रलोभन देकर लाना, भयादोहन करके लाना और उनको टिकट दे देना और कैडर देखता रह जाए, तो मैं ये नहीं समझता कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या कहीं ना कहीं कैडर का सम्मान है। हमारे यहाँ कवासी लखमा जी को आप देख लीजिए, वो निरक्षर हैं, एकदम आदिवासी अंचल से आते हैं और छत्तीसगढ़ में उन्होंने बखूबी मंत्री का पद यहाँ स्वीकार किया और मंत्री थे। और कांग्रेस ने, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, ऐसे कितने नेता कांग्रेस ने जो जमीन से उठाए। हाँ, ये बात जरूर है कि हम ज्यादा दल बदल में विश्वास नहीं रखते इनकी तरह कि भयादोहन कर। देखिए, विचारधारा से प्रभावित होकर कोई किसी दल को ज्वाइन करे वो समझ में आता है, लेकिन चुनी हुई जनमत की सरकारों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में खत्म करने का काम किया, कई दलों को खत्म करने का काम किया, कई मीडिया समूहों को समाप्त करने का काम किया, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जागरूक है। वो ये देख रही है कि कैसे डेमोक्रेसी को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है शिवम, इस पर रिएक्शन हम खुद राजा जी से ही ले लेते हैं। राजा जी, आप सुन रहे होंगे, आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपनी सरकार चलाने में पुरस्कार रहे, ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आप ये बताएं, जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं के स्वाभिमान की रक्षा ना कर पाए, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए हैं वो अपने क्षेत्र की जनता का भविष्य देखते हुए और राष्ट्र हित में अपना योगदान देने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और हम वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाले व्यक्ति हैं, सबका साथ सबका विकास। जो हमारे घर आता है हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, लेकिन बाबूलाल जी, जरा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे पूछूं तो लोकसभा चुनाव। बाबूलाल जी हमारे साथ नहीं है अभी, जयंत जी जुड़े हुए हैं। ठीक है जयंत जी, अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछूं तो वहां पे आपको क्या लगता है, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव को लेकर वहां पर शुरू हुआ मतदान प्रक्रिया 19 अप्रैल से ही, तो तब से हम देख रहे हैं कि उसके कुछ दिन पहले से नक्सल मूवमेंट पर लगातार सुरक्षा बलों की ओर से शिकंजा कसा जा रहा था। लगातार नक्सलियों की मुठभेड़ की खबरें वहां पर आई और तकरीबन मुझे लगता है कि 60 से 70 नक्सली छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं इस लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान वो सुरक्षा बलों ने ढेर किए। सबसे बड़ा ऑपरेशन कांकेर में ही अभी हुआ था। हाँ, तो क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ में गूंजा और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा पर्दे के पीछे से भी? देखिए, जो पूरा बस्तर क्षेत्र है वहां पे तो नक्सल काफी, मतलब वो लोग तो मतदान के पक्ष में ही नहीं रहते हैं। वो कहते हैं ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये इसको शासक वर्ग का एक अलग टाइप से उनका पूरा सोच है। परंतु लोग वहां बड़े परेशान हैं, क्योंकि वहां पे जो पुलिस बल इतनी लगी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं, वो ये मान के चलती हैं कि कोई आदिवासी है या तो फिर वो सरकार के साथ है या फिर वो नक्सलियों के साथ है, और यदि वो कोई वहां तटस्थ नहीं रह सकता, ऐसा है। तो एक तरफ से वो नक्सलवादी उन पे शक करते हैं कि ये सरकार के साथ हैं, और ये लोग शक करते हैं सरकारी की वो उनके, और वहां पे प्रताड़ित किया जाता है बहुत ज्यादा हम लोगों को। तो इस सब को लेके वहां की जनता तो नक्सलवाद से मुक्त होना चाहती है, और इसके कारण कवासी लखमा उनके बीच के आदमी हैं। और वहां पे एक बड़ा भारी कांड भी हुआ है जिसमें विद्याचरण शुक्ला और बड़े बड़े वहां के कांग्रेस के नेता लोग सारे के सारे नक्सली हमले के शिकार हो गए थे। तो मुझे लगता है कि ये नक्सल वाला जो मामला है वहाँ कवासी लखमा का जो क्षेत्र है, मैंने उनका जो वो है प्रभाव, वो काफी अच्छा है, और कांग्रेस के लिए वो बहुत अच्छी सीट है, मतलब कांग्रेस निकाल सकती है वो सीट। लेकिन जो बात कही जा रही है साहब छत्तीसगढ़ को लेकर कि रमन सिंह की सक्रियता इस बार ज्यादा देखने को नहीं मिली है। अमूमन हर चुनाव में वो सक्रिय रहते हैं, विधानसभा चुनाव में भी एक्टिव रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करते ज्यादा देखे नहीं गए। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं जैन जी? जी देखिए, वो तो
कांग्रेस का पूरा जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा अभी मतलब जो रीति नीति है वो यह है कि जो परंपरागत वहां के नेता थे, जैसे वसुंधरा राजे राजस्थान में थी, उनको एक चिट दी गई है और वो चिट से उन्होंने नाम पढ़ा और आश्चर्यचकित रह गई और एक नए आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसी प्रकार रमन सिंह के यहाँ पे भी उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। तो जो सीनियर लीडर्स हैं जिनका जमीन में कोई पकड़ है, ऐसे लोगों को हाशिए पे करना, ये शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की अभी रीति नीति है और वो नए लोगों को सामने लाना चाहती है और इसका शायद लाभ भी उनको लगता है कि मिलेगा लोगों को, क्योंकि और मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई खास असर पड़ेगा, क्योंकि राज्य में जो भी नए मुख्यमंत्री आए हैं उनके ऊपर अभी कहीं कोई दाग नहीं लगा है ऐसा बड़ा भारी कि भाई उन्होंने बड़ा गलत किया। जैसे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ में भी आज वो जो नए मुख्यमंत्री आए हैं आदिवासी क्षेत्र से, तो ऐसा लगता है कि मुझे उसका भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं फायदा ही होगा। ये इस प्रकार के जो उन्होंने नई नेतृत्व को आगे लाया। अनिल जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाए गए थे और बातचीत में ये बार बार प्रश्न निकलता है कि कांग्रेस में, जैसे हम छिंदवाड़ा की बात करें, कमलनाथ छिंदवाड़ा में ही रहे, काफी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने उसके अलावा प्रचार ही नहीं किया। बाद में कहीं जाके अभी जो हाल ही में बैठक हुई थी वहां पर वो दिखाई दिए थे। जीतू पटवारी लगे रहे मैदान में, लेकिन ऐसा देखा गया जो जहां था वो अपने ही गढ़ में रहा, उससे बाहर नहीं निकला। फिर अंतर्कलह को लेकर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार किया है, लेकिन जिनको मुख्य रूप से जिम्मेदारी दी गई है, चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे उमंग सिंघार जी हो, उनको पूरे प्रदेश स्तर पर उन्होंने प्रचार किया। और देखिए, अपने अपने क्षेत्र में विशेष ध्यान देने को निर्देश तो पार्टी देती है, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी होते हैं, तो एक रणनीति के तहत हुआ। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे यहाँ लोग प्रभावित होकर आते हैं। आपने देखा होगा कि जिस अशोक चौहान को प्रधानमंत्री ने कहा कि विधवाओं का पैसा खा लिए, सबसे भ्रष्ट है, मैं जिंदगी में क्षमा नहीं कर सकता, राज्यसभा की जब इनकी लिस्ट आई उम्मीदवारों की तो पहला नाम उन्हीं का था। नवीन जिंदल हो, चाहे कितने नाम हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हो, जिनको प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि ये सबसे भ्रष्ट हैं, 20,000, 80,000 करोड़, लाखों करोड़ का आरोप लगाया उन पर, FIR भी हुई, उनको अपने दल में मिलाया, वॉशिंग मशीन से वो साफ हो गए और उसके बाद उनको अपने महत्वपूर्ण पदों पर भी भाजपा ने बिठाया। तो भाजपा का जो स्टैंड है, जो रीति नीति है, वो किस तरह से अपने ही दल के कुछ लोगों को खत्म करने का काम कर रहे हैं और नए नए लोगों को लाकर एक नया कैडर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दो लोगों पर आधारित पार्टी हो गई है और वो दो लोग हिंदू मुसलमान में देश को बांटकर विचारधाराओं को खत्म कर रहे हैं, दल को खत्म कर रहे हैं और प्रशासन की जो यूनिट्स हैं, जो इकाइयां हैं, एजेंसियां हैं, उनको भी दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं की आपने बात कही तो एक बार राजा से सवाल ले लेता हूं। राजा पाठक, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब देखिए 400 पार का नारा आपने दिया, 400 पार सीट अगर आप जीत गए तो आप संविधान के अंदर संशोधन करेंगे, अपनी मन मर्जी के अनुसार आप देश को चलाएंगे, अपनी मन मर्जी के अनुसार आप कानून बनाएंगे और इस देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोंटा जाएगा।